नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूँ आप लोग को दरोगा अड्डा पे। और ये एसपीडी का दोस्तों दूसरा पार्ट होगा। एसपीडी का पीला कवर वाला नहीं आता है, समान विज्ञान का, वो रेलवे वाला की बात नहीं कर रहे हैं हम। रेलवे वाला अलग हो गया, हम सिर्फ इसका पर्सनली निकलता है साइंस का, उसकी बात करें तो उसी को हम करवा रहे हैं। कम समय में अगर रिवीजन करना है तो उससे बेहतर बुक कोई नहीं है। तो चलिए, कहता है अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है गुणसूत्र। अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है गुणसूत्र। अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में किया था। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में किया था। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में किया था। तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में किया था। क्रोमोसोम शब्द का नामकरण सबसे पहला प्रयोग वाल्डरे ने 1888 में किया था। गुणसूत्र शब्द का नामकरण या सबसे पहला प्रयोग वाल्डेर ने 1888 में किया था। क्रोमोसोम या गुणसूत्र शब्द का नामकरण या सबसे पहला प्रयोग वाल्डेर ने 1888 में किया था। गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमैटिन नामक पदार्थ से होता है। गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमैटिन नामक पदार्थ से होता है, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। साथ ही साथ मनुष्य तथा जंतुओं में लिंग निर्धारण होता है गुणसूत्र के द्वारा। मनुष्यों तथा जंतुओं में लिंग का निर्धारण होता है दोस्तों गुणसूत्र के द्वारा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 अर्थात 23 जोड़ी होती है। लिंग गुणसूत्र 23वां जोड़ा होता है। लिंग गुणसूत्र जो है 23वां जोड़ा होता है, 22वां 21वां नहीं, 23वां जोड़ा ही लिंग गुणसूत्र कहलाता है। पुरुष व स्त्री जीन संघटक है। पुरुष में एक्स वाई होता है और स्त्री में एक्स एक्स होता है। पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र एक्स वाई है और महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र एक्स एक्स है। ये तो आप जानते ही हैं। चलिए, जो जानते हैं उस पर ज्यादा समय नहीं देना। चलिए, अगला क्या कहता है। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र द्वारा होता है। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण निर्धारण पिता के गुणसूत्र द्वारा होता है, ठीक है। एक लड़का अपने पिता से विरासत गुणसूत्र प्राप्त करता है 22+y, ठीक ही बात है। डिटेल्स जब पढ़ेंगे ना दोस्तों तो समझ में आएगा कि 22+y क्या है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मीसर ने 1869 में किया था। न्यूक्लिक अम्ल की खोज मीसर ने किया है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज मीसर ने किया है, फ्रेडरिक मीसर, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मीसर ने 1869 में किया है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण न्यूक्लियोटाइड्स में होता है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण न्यूक्लियोटाइड्स से होता है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण न्यूक्लियोटाइड्स से होता है, ठीक है। उसका दो न्यूक्लिक अम्ल है, आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए दो न्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए और डीएनए दोस्तों दो न्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है और डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन क्रिक ने 1953 में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन क्रिक ने 1953 में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन क्रिक ने 1953 में। वाटसन क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 में। वाटसन क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 में। वाटसन क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 में। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादक कार्नबर्ग ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादक कार्नबर्ग ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादक कार्नबर्ग ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादक कार्नबर्ग ने किया था, ठीक है, इसको याद रखिए। वाटसन क्रिक को नोबेल पुरस्कार तो 1962 में मिला, लेकिन डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादक कार्नबर्ग ने किया है इसको। डीएनए होता है एक आनुवंशिक पदार्थ। डीएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना और आनुवंशिक क्रिया को संचालन करना। डीएनए का दोस्तों मुख्य काम होता है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है और आनुवंशिक क्रिया का संश्लेषण करता है डीएनए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, बस इसको बड़ा कर ले। हाँ, कहता है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने, ठीक है। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र जो दोस्तों हैदराबाद में है।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र हैदराबाद में है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। आरएनए का संश्लेषण होता है डीएनए से। 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 आरएनए में शर्करा पाई जाती है राइबोस। आरएनए में शर्करा पाई जाती है राइबोस। आरएनए में शर्करा पाई जाती है राइबोस। डीएनए में मौजूद शर्करा है डीऑक्सीराइबोस। 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 डीएनए केंद्र में होता है क्रोमोसोम के रूप में। डीएनए केंद्र में होता है क्रोमोसोम के रूप में। डीएनए केंद्र में होता है क्रोमोसोम के रूप में। डीएनए केंद्रक में होता है क्रोमोसोम के रूप में। डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए बहुलक होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए बहुलक होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है डीएनए। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है डीएनए। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है डीएनए। प्रोटीन का निर्माण करता है आरएनए। समझिएगा क्या कहता है दोस्तों। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश तो डीएनए देता है। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश डीएनए देता है, लेकिन प्रोटीन का निर्माण खुद आरएनए करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है डीएनए की श्रृंखला बंदी होती है हाइड्रोजन बंध से। डीएनए की श्रृंखला बंदी होती है हाइड्रोजन बंध से। डीएनए की श्रृंखला बंदी होती है हाइड्रोजन बंध से। डीएनए की श्रृंखला बंदी होती है हाइड्रोजन बंध से। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह आरएनए के द्वारा होता है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह आरएनए के द्वारा होता है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह आरएनए के द्वारा होता है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह आरएनए के द्वारा होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए मिलता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में दोस्तों मिलता है। चलिए वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कार्ल लिनियस है। देखिए वनस्पति विज्ञान का जनक तो थियोफ्रेस्टस है, लेकिन आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को मानते हैं। ठीक है, वनस्पति जगत का बड़ा समूह थैलोफाइटा है। 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 थैलोफाइटा समूह के पौधा होता है सुकाय। थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है सुकाय। थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है सुकाय। सबसे तरल स्थलीय पौधा ब्रायोफाइटा। सबसे तरल स्थलीय पौधा ब्रायोफाइटा। सबसे तरल स्थलीय पौधा ब्रायोफाइटा है। ठीक है, सबसे तरल स्थलीय पौधा ब्रायोफाइटा कहलाता है। चलिए अगला कहता है सबसे प्रथम स्थलीय पौधा ब्रायोफाइटा। प्रथम स्थलीय पौधा भी ब्रायोफाइटा है। प्रथम स्थलीय पौधा भी ब्रायोफाइटा है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डायनासोर। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा सॉरी दोस्तों, डाइसोनिया। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डाइसोनिया है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डाइसोनिया है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा जो है ना, डाइसोनिया एक पौधा है वही है। अच्छा, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जूओप्सिस। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जूओप्सिस। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जूओप्सिस। संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है ब्रायोफाइटा में। देखिए संवहन उत्तक दूगो है, जाइलम और फ्लोएम, और दोनों का अभाव ब्रायोफाइटा में होता है। मतलब ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम दोस्तों नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है ब्रायोफाइटा। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है ब्रायोफाइटा। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है दोस्तों ब्रायोफाइटा। अच्छा, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं नम एवं छायादार स्थानों पर। टेरिडोफाइटा समूह का जो पौधा है ना, वो उगता है नम एवं छायादार स्थान पर। टेरिडोफाइटा समूह का पौधा नम एवं छायादार स्थानों पर उगता है। तो टेरिडोफाइटा समूह का पौधा कहाँ उगते हैं? नम एवं छायादार स्थानों पर। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला है। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला हो जाएगा। सबसे छोटा एरिडोफाइटा एजोला हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा एरिडोफाइटा एजोला हो जाएगा। चलिए आते हैं शैवाल। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है।
शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं क्लोरेला शैवाल से। अंतरिक्ष यात्री मतलब खाने पीने के लिए जो प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं ना, वो क्लोरेला शैवाल से करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं क्लोरेला शैवाल से। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आयोडीन बनाने वाला उपयोगी शैवाल जो है ना, वो लेमिनेरिया है। आयोडीन बनाने वाला जो शैवाल है वो लेमिनेरिया है। आयोडीन बनाने वाला शैवाल दोस्तों लेमिनेरिया हो जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा शैवाल मैक्रोसिस्टिस। सबसे बड़ा सवाल मैक्रोसिस्टिस। सबसे बड़ा सवाल मैक्रोसिस्टिस। सबसे बड़ा सवाल मैक्रोसिस्टिस। सबसे बड़ा सवाल मैक्रोसिस्टिस। सबसे छोटा सवाल क्लेमाइडोमोनास। सबसे छोटा सवाल क्लेमाइडोमोनास। सबसे बड़ा सवाल मैक्रोसिस्टिस। सबसे बड़ा सवाल मैक्रोसिस्टिस हुआ ना, और सबसे छोटा सवाल क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कवक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। कवक जो होता है ना, वो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। कवक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। कवक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। प्रमुख कवक हो जाएगा ईस्ट, मशरूम, खमीर। प्रमुख कवक है ईस्ट, मशरूम, खमीर। प्रमुख कवक ईस्ट क्या है? कवक है। मशरूम भी कवक है, खमीर भी कवक है। तो प्रमुख कवक में तीनों आते हैं, ईस्ट, मशरूम और खमीर। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति दोस्तों काइटिन की बनी होती है। कवक में भोजन संचित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। कवक में भोजन संचित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। कवक में भोजन संचित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। कवक में भोजन संचित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग करते हैं सैक्रोमाइसेज नामक कवक को। ठीक है, डबल रोटी के निर्माण में जो उपयोग किया जाता है ना कवक, उसका नाम है सैक्रोमाइसेज नामक कवक। सैक्रोमाइसेज। डबल रोटी के निर्माण में जो कवक उपयोग में होता है उसको क्या बोलते हैं? सैक्रोमाइसेज। डबल रोटी के निर्माण में जो कवक उपयोग होता है उसको क्या बोलते हैं? सैक्रोमाइसेज। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट। शराब उद्योग में प्रयोग होता है ईस्ट। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट, और शराब उद्योग में भी ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। सही बात है। कहता है कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए जो ईस्ट का उपयोग करते हैं ना, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। अब आइए लाइकेन के बारे में। लाइकेन बने होते हैं कवक और शैवाल से। लाइकेन बने होते हैं कवक और शैवाल से। लाइकेन बने होते हैं कवक और शैवाल से। लाइकेन शब्द का प्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने दिया था। लाइकेन शब्द का प्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने दिया था। लाइकेन शब्द का प्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने दिया था। पेड़ की छालों पर उगने वाला लाइकेन कोर्टिकोलस कहलाता है। पेड़ की छालों पर उगने वाला जो लाइकेन होता है वो कोर्टिकोलस कहलाता है। पेड़ की छालों पर उगने वाला जो लाइकेन होता है वो उसको कोर्टिकोलस कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन सेक्सिकोलस कहलाता है। चट्टानों पर उगने वाला दोस्तों जो लाइकेन होता है ना चट्टानों पर, वो सेक्सिकोलस कहलाता है। तो पेड़ों की छाल पर उगने वाला लाइकेन को कोर्टिकोलस कहते हैं, और चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोलस कहते हैं। गोबर पर उगने वाला कवक को क्रोप्रोफिल कहते हैं। गोबर पर उगने वाला कवक को क्रोप्रोफिल कहते हैं। गोबर पर उगने वाला कवक को क्रोप्रोफिल कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को क्रोप्रोफिल कहते हैं। अच्छा, लाइकेन सहायक होता है मृदा निर्माण में। लाइकेन सहायक होता है मृदा निर्माण में। लाइकेन सहायक होता है मृदा निर्माण में। ठीक है, तो लाइकेन सहायक होता है मृदा निर्माण में। अच्छा, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है रोसेला लाइकेन से। प्रयोगशाला में प्राप्त होने वाला जो लिटमस पत्र है वो प्राप्त किया जाता है रोसेला लाइकेन से। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है रोसेला लाइकेन से। तो लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? रोसेला लाइकेन से।
इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन है लोबेरिया, इरवेनिया, रेमेलिना। देखिए, इत्र बनाने में मतलब परफ्यूम बनाने में जो लाइकेन प्रयोग में होता है वो है लोबेरिया, इरवेनिया, रेमे रेमेनिला। लोबेरिया, इरवेनिया, रेमेनिला। लोबेरिया, इरवेनिया, रेमेनिला। लोबेरिया, इरवेनिया, रेमेनिला। ये दोस्तों लाइकेन है और यह इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, इत्र बनाने में प्रयोग किया जाने वाला जो लाइकेन है लोबेरिया, इरवेनिया, रेमेनिला। चलिए, अनावृत जीवी। अनावृत जीवी जिम्नोस्पर्म समूह के पौधा में बीज होता है नग्न। जो जिम्नोस्पर्म होता है ना, अनावृत जीवी जो होता है उस समूह के पौधा में जो बीज होता है ना वो नग्न रहता है। ठीक है, अनावृत जीवी है। जिम्नोस्पर्म समूह के पौधा में बीज कैसा होता है, नग्न होता है। सबसे बड़ा अनावृत जीवी पौधा सिकोया है। सबसे बड़ा अनावृत जीवी पौधा सिकोया है। सबसे बड़ा अनावृत जीवी पौधा सिकोया है दोस्तों। सबसे छोटा अनावृत जीवी पौधा जैमिया पिग्मिया है। सबसे छोटा अनावृत जीवी पौधा जैमिया पिग्मिया है। सबसे छोटा अनावृत जीवी पौधा जैमिया पिग्मिया है। और सबसे बड़ा अनावृत जीवी पौधा सिकोया। सबसे बड़ा मतलब आपको जिम्नोस्पर्म कहेगा ना, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म तो सिकोया, और सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म दोस्तों जैमिया पिग्मिया। साबूदाना प्राप्त होता है साइकस से। साबूदाना प्राप्त होता है, ये तो आप जानते ही हैं, साइकस से। अनावृत जीवी पौधा में परागन की क्रिया होती है वायु के माध्यम से। जो अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म, अनावृत जीवी या जिम्नोस्पर्म के पौधा में परागन की क्रिया वायु के माध्यम से होता है। तो अनावृत जीवी या जिम्नोस्पर्म का में परागन की क्रिया जो होती है, परागन की क्रिया वो वायु के माध्यम से होता है। अब आवृत जीवी एंजियोस्पर्म। आवृत जीवी एंजियोस्पर्म समूह के पौधा में बीज होते हैं फल के अंदर। देखिए, तो जितना भी फल के अंदर बीज होता है सारा का सारा आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म समूह का पौधा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवृत जीवी पौधा यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा यूकेलिप्टस। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा वोल्फिया। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा वोल्फिया। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा वोल्फिया। ठीक है, आगे चलिए। सबसे छोटा बीज होता है आर्किड। सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे बड़ा बीज लोडोसिया। सबसे बड़ा बीज होता है लोडोसिया। सबसे बड़ा बीज लोडोसिया। सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे बड़ा बीज लोडोसिया। सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस। सेम्परविरेंस, सिकोया सेम्परविरेंस। सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस। सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस। अच्छा, सोलेनेसी कुल के पौधा है आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू, मिर्च। आलू बैगन में दोस्तों टमाटर डालते हैं ना, और उसके बाद मिर्चाई भी डालते हैं, उसके बाद तंबाकू खाते हैं, इतना याद रखिए। ये सोलेनेसी कुल के पौधा है। आलू बैगन के सब्जी में टमाटर डालिए। देखिए, सोलेनेसी कुल के पौधा, सोलेनेसी कुल के पौधा, जैसे आलू आलू बैगन के सब्जी में टमाटर डालेंगे, मिर्च भी डालेंगे, और उसके बाद तंबाकू आदमी खाता है। अच्छा, रूटेसी कुल के पौधा, रूटेसी कुल के पौधा में नींबू, संतरा, बेल, मौसमी आता है। रूटेसी कुल के पौधा में नींबू, संतरा, बेल, मौसमी। देखिए, नींबू, संतरा, मौसमी तो एक ही हो गया, एक ही जैसा हो गया, एगो बेल आता है उसमें, तो रूटेसी कुल का पौधा हो गया। ठीक है, तो रूटेसी कुल के पौधा में नींबू, संतरा, बेल, मौसमी। रूटेसी कुल के पौधा में नींबू, संतरा, बेल, मौसमी आते हैं। अच्छा, रोजेसी कुल के पौधा आप देखेंगे, देखेंगे दोस्तों, रूजेसी, रोजेसी कुल के पौधा सेब, नाशपाती, गुलाब, रसभरी। ये रोजेसी कुल के पौधा है सेब, नाशपाती, गुलाबी, रसभरी। रोजेसी कुल के पौधा है सेब, नाशपाती, गुलाबी, रसभरी। रोजेसी कुल के पौधा हो गया सेब, नाशपाती, गुलाब, रसभरी। अच्छा, मालवेसी कुल का पौधा कपास, भिंडी, गुड़हल। मालवेसी कुल का पौधा कपास, भिंडी, गुड़हल। मालवेसी कुल का पौधा कपास, भिंडी, गुड़हल। मालवेसी कुल का पौधा कपास, भिंडी,
गुड़हल। मटर के किस भाग का पौधा, मटर किस कुल का पौधा है, लेग्यूमिनेसी। 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 गन्ना किस कुल का पौधा है, ग्रेमनी कुल का। गन्ना किस कुल का पौधा है, ग्रेमनी कुल का। गन्ना किस कुल का पौधा है, ग्रेमनी कुल का। लौंग किस कुल का पौधा है, मिर्टेसी कुल का। लौंग किस कुल का पौधा है, मिर्टेसी कुल का। लौंग किस कुल का पौधा है, मिर्टेसी कुल का। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके साथ लौंग का तेल का प्रमुख घटक यूरेनॉल होता है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूरेनॉल होता है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूरेनॉल। दोस्तों इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है। हाँ, यहाँ से देखिए। कहता है कि आवृत बीजी एंजियोस्पर्म समूह के पौधा के बीज होते हैं फल के अंदर। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा यूकेलिप्टस। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा वोल्फिया। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा वोल्फिया। चलिए, उसके बाद है सबसे छोटा बीज आर्किड होता है। सबसे छोटा बीज आर्किड और सबसे बड़ा बीज लोडोसिया। सबसे बड़ा बीज लोडोसिया, सबसे छोटा बीज आर्किड, सबसे बड़ा बीज लोडोसिया। सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्पर सेम्परविरेंस। सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस। अच्छा, आलू सोलेनेसी कुल का है। आलू जो है सोलेनेसी कुल का पौधा है। आलू सोलेनेसी कुल का है। बैगन सोलेनेसी कुल का है। बैगन भी सोलेनेसी कुल का है। टमाटर भी सोलेनेसी कुल का है। टमाटर भी सोलेनेसी कुल का है। तंबाकू भी सोलेनेसी कुल का है। तंबाकू भी सोलेनेसी कुल का है। मिर्च भी सोलेनेसी कुल का है। तो आलू सोलेनेसी कुल का, आलू सोलेनेसी कुल का, बैगन सोलेनेसी कुल का, टमाटर सोलेनेसी कुल का, तंबाकू सोलेनेसी कुल का, मिर्च भी सोलेनेसी कुल का। नींबू दोस्तों रूटेसी कुल का। नींबू रूटेसी कुल का। नींबू रूटेसी कुल का। नींबू रूटेसी कुल का। संतरा रूटेसी कुल का। संतरा रूटेसी कुल का। संतरा रूटेसी कुल का। बेल भी रूटेसी कुल का। बेल भी रूटेसी कुल का। बेल भी रूटेसी कुल का। मौसम्मी भी रूटेसी कुल का। मौसम्मी भी रूटेसी कुल का। ठीक है, मौसम्मी भी रूटेसी कुल का। अब सेब राजेसी कुल का। सेब रोजेसी कुल का। सेब दोस्तों रोजेसी कुल का है। नाशपाती रोजेसी कुल का। नाशपाती रोजेसी कुल का। नाशपाती सेब रोजेसी कुल का। नाशपाती रोजेसी कुल का। नाशपाती रोजेसी कुल का। गुलाब भी रोजेसी कुल का। गुलाब भी रोजेसी कुल का। रस भरी भी रोजेसी कुल का। दोस्तों एकदम याद हो रहा है ना, ऐसे याद करते रहिए। कपास मालवेसी कुल का। कपास मालवेसी कुल का। कपास मालवेसी कुल का। कपास मालवेसी कुल का। भिंडी मालवेसी कुल का। भिंडी मालवेसी कुल का। भिंडी मालवेसी कुल का। भिंडी मालवेसी कुल का। गुड़हल मालवेसी कुल का। गुड़हल मालवेसी कुल का। गुड़हल मालवेसी कुल का। मटर किस कुल का पौधा है, लेग्यूमिनेसी। मटर किस कुल का पौधा है, लेग्यूमिनेसी। मटर लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। 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 गन्ना ग्रेमिनी 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 कुल का पौधा है। लौंग का पौधा मिर्टेसी कुल का है। लौंग किस कुल का पौधा है, मिर्टेसी कुल का। लौंग किस कुल का पौधा है, मिर्टेसी कुल का। लौंग किस कुल का पौधा है, मिर्टेसी कुल का। लौंग का तेल का प्रमुख घटक यूरेनॉल है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूरेनॉल है। ठीक है, तो जड़ तथा पत्ती में चलिए। कहता है कि पौधा का अवरोही भाग होता है जड़। पौधा का अवरोही भाग जड़ होता है। पौधा का अवरोही भाग जड़ होता है। अच्छा, तर्कु रूपी जड़ के उदाहरण है मूली। तर्कु रूपी जड़ के उदाहरण है मूली। तर्कु रूपी जड़ का उदाहरण है मूली। तर्कु रूपी जड़ का उदाहरण है मूली। तर्कु रूपी जड़ का उदाहरण है मूली। अच्छा, कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण है सलजम। कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण है सलजम। कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण है सलजम। और तर्क रूपी जल का उदाहरण है मूली। तर्कु रूपी जल का उदाहरण है मूली। कुंभी रूपी जल का उदाहरण है सलजम। शंक्वाकार जल का उदाहरण है गाजर। शंक्वाकार जल का उदाहरण है गाजर। शंक्वाकार जल का उदाहरण है गाजर। गांठदार जड़ का उदाहरण है शकरकंद। 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 जड़ों का रूपांतरण है मूली गाजर सलजम। 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 दोस्तों जड़ों का रूपांतरण है। ठीक है, तो मूली गाजर और सलजम दोस्तों जड़ों का रूपांतरण है। अच्छा, आलू अदरक हल्दी तना का रूपांतरण है।
आलू अदरक हल्दी तना है, 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 आलू अदरक और हल्दी तना है। अच्छा, अदरक तथा आलू के खाने योग्य तना है, ठीक है। अदरक और आलू के हम तना खाते हैं, अदरक और आलू का तना खाते हैं, अदरक और आलू का खाते हैं तना। कंद का उदाहरण है आलू, कंद का उदाहरण है आलू, कंद का उदाहरण है आलू, कंद का उदाहरण है आलू। घन कंद का उदाहरण है ओल और अरबी, घन कंद के उदाहरण है ओल और अरबी, घन कंद का उदाहरण है ओल और अरबी, घन कंद का उदाहरण है ओल और अरबी। प्रकंद का उदाहरण है अदरक हल्दी, प्रकंद का उदाहरण है अदरक हल्दी, प्रकंद का उदाहरण है अदरक हल्दी, प्रकंद का उदाहरण है अदरक हल्दी। सल सलकंद का उदाहरण है प्याज लहसुन, सलकंद का उदाहरण है प्याज लहसुन, सलकंद का उदाहरण है प्याज लहसुन, सलकंद का उदाहरण है प्याज लहसुन। जर जर उदाहरण है मूली गाजर सलजम, जर है मूली गाजर सलजम जर है। आलू अदरक हल्दी तना है, आलू अदरक हल्दी तना है, आलू अदरक का खाते हैं तना। अच्छा, आलू अदरक का खाते हैं तना। कंद है, आलू कंद है। घन कंद में आ जाएगा ओल अरबी, घन कंद में ओल अरबी, घन कंद के उदाहरण है ओल अरबी। प्रकंद का उदाहरण है अदरक हल्दी, प्रकंद का उदाहरण है अदरक हल्दी। सल कंद का उदाहरण है लहसुन प्याज, सल कंद का उदाहरण है लहसुन प्याज, ठीक है। आगे देखिए, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं सल्फेनिक अम्ल के कारण, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं सल्फेनिक अम्ल के कारण, प्याज का छिलका उतारने पर आंसू आता है सल्फेनिक अम्ल के कारण, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं सल्फेनिक अम्ल के कारण। लहसुन में गंध का कारण होता है एलाइसिन, लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन, लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन, लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन, एलाइसिन, लहसुन में गंध का कारण एलाइसिन। मिर्च का तीक्ष्ण तीखापन है कैप्सेइसिन, कैप्सेइसिन, कैप्सेइसिन। मिर्च का तीखापन है कैप्सेइसिन, मिर्च का तीखापन है कैप्सेइसिन, मिर्च का तीखापन है कैप्साइसिन। लहसुन का गंध एलाइसिन, लहसुन का गंध एलाइसिन, लहसुन का गंध एलाइसिन। मिर्च का तीक्ष्णतापन कैप्साइसिन, मिर्च का तीखापन कैप्साइसिन। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना होता है, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना है, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना है। अच्छा, दलहनी पौधा में जड़ में राइजोबियम पाया जाता है, तो आप जानते हैं। चलिए आगे है, पौधा नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में, पौधा नाइट्रोजन ग्रहण करता है नाइट्रेट के रूप में। अच्छा, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि नापी जाती है ऑक्जेनोमीटर, वह यंत्र जिसके द्वारा तने का वृद्धि मापते हैं उसको ऑक्जेनोमीटर बोलते हैं। वह यंत्र जिसके द्वारा तने का वृद्धि को नापते हैं ऑक्जेनोमीटर बोलते हैं, ठीक है, ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर से इसका तना का वृद्धि को मापते हैं। तना, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना कहलाता है कायिक प्रवर्धन। तना, पत्ती, कली से, तना, पत्ती और कली से नया पौधा प्राप्त करना कायिक वर्धन, कलम जिसको बोलते हैं, तो कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो तना, पत्ती, ठीक है। आलू का कायिक प्रवर्धन तना से, आलू का कायिक प्रवर्धन तना से, आलू का कायिक प्रवर्धन दोस्तों तना से, आलू का कायिक प्रवर्धन तना से होता है। आलू का कायिक प्रवर्धन तना से। ब्रायोफिलस में कायिक प्रवर्धन पत्ता से, ब्रायोफिलम 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 में कायिक प्रवर्धन पत्ता से। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती, ठीक है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती होता है। अच्छा, पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाता है, पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र को रंध्र बोलते हैं। पत्तियां सांस लेती है स्टोमाटा से, पत्तियां सांस लेती है स्टोमाटा से, पत्तियां सांस लेती है दोस्तों स्टोमाटा से, पत्तियां सांस लेती है स्टोमाटा से, पत्तियां सांस लेती है स्टोमाटा से, ठीक है। अब आगे देखेंगे, वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है स्टोमाटा, माने वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है स्टोमाटा, वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है स्टोमाटा। पौधा की पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, पत्ती के लाल नारंगी पीला होता है कैरोटीनॉइड के कारण, कैरोटीनॉइड। पत्ती के लाल नारंगी पीला रंग होता है कैरोटीनॉइड के कारण, पत्ती के लाल नारंगी पीला रंग होता है कैरोटीनॉइड के कारण, पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग होता है कैरोटीनॉइड के कारण, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे दोस्तों, क्लोरोफिल के केंद्र में होता है मैग्नीशियम, क्लोरोफिल के केंद्र में होता है मैग्नीशियम, क्लोरोफिल के केंद्र में होता है मैग्नीशियम, और क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम होता है। पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना, ठीक है। तो पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना। दोस्तों, उम्मीद है कि सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको याद भी हो गया होगा। एक दो बार देखेंगे तो पूरा याद हो जाएगा, और कम समय में नहीं, इसी से ऐसा ही रिवीजन किया। तो चलिए, तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।